हर समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपनी महिलाओं को कितना सम्मान, सुनवाई और सहयोग देता है। हम गर्व करते हैं अपनी सभ्यता पर सच ये भी है कि अब तक उस महिला की आवाज जो घर से लेकर मैदान तक संभालती है, अक्सर या तो भावना कहकर टाल दी जाती है या संवेदना समझकर अनसुनी कर दी जाती है। यही कारण है कि आज 7 टीवी भारत लेकर आया है एक नई पहल, एक नई पुकार, जिसका नाम है आस्तित्व। आस्तित्व एक ऐसा मंच जहां सवाल भावनाओं से नहीं, सच्चाई से पूछे जाएंगे, जहां महिला को सिर्फ नारीत्व से नहीं, नागरिकता से देखा जाएगा, जहां समाज से पूछा जाएगा क्या वाकई महिला का स्थान बराबरी में है या अब भी वो विकासशील पायदान पर खड़ी है जबकि पुरुष वर्ग विकसित कहलाता है। आज अस्तित्व पूछेगा, क्या एक महिला संगठन का हिस्सा होते हुए खुलकर अपने लिए, अपनी बहनों के लिए समाज से बराबरी का हक मांग पाती है या फिर उसे अब भी वो दीवार रोकती है जो सदियों से अदृश्य है पर अडिग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। हर समाज की असली ताकत उसकी महिलाएं होती हैं, वो जो घर संभालती हैं, समाज संभालती हैं और अब देश को भी दिशा दे रही हैं। लेकिन इस यात्रा में उनके सामने चुनौतियां, सीमाएं और सामाजिक परंपराएं अभी भी दीवार बनकर खड़ी हैं। इन्हीं सवालों को आज 7 टीवी भारत लेकर आया है एक नई पहल, एक नई पुकार, अस्तित्व। और इस विशेष शो के पहले अध्याय की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसी महिला के साथ जो संगठन, संघर्ष और संवेदना तीनों की पहचान है। वानर सेना के संगठन मंत्री कुमुद राय जी। कुमुद जी, 7 टीवी भारत के शो अस्तित्व में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सुशील जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके मंच पर आ सकूं और अपने विचार साझा कर सकूं। इसके लिए 7 टीवी की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे हैं आप? बढ़िया। ओके, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ हमारे जनता को बताइए कि आप अभी क्या कर रही हैं। मैं अपने बारे में क्या, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ जी। और बस वानर सेना संगठन से जुड़ी हूँ। जितना अपना योगदान हो सकता है देती हूँ मैं। जिस तरीके का भी योगदान होता है, जहाँ भी मुझे लगता है कि मेरी जरूरत है संगठन को और मैं कर सकती हूँ पूरा, तो मैं आगे बढ़कर करती हूँ। ओके, कुमुद जी, अस्तित्व शब्द अपने आप में बहुत गहरा है, आपके लिए इसके क्या अर्थ है? अस्तित्व शब्द हाँ सच में बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है। इसके काफी मायने होते हैं, इसके आध्यात्मिक, भावनात्मक और जिसको कहते हैं कि एक ऐसे देखें, अगर हम एज ए वर्ड अस्तित्व को ले तो इसका मतलब जो वर्बल मीनिंग है वो है एग्जिस्टेंस, किसी का भी एग्जिस्टेंस। राइट। अब वो एग्जिस्टेंस किस तरीके से है कि हम अपने को इस दुनिया में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हुए देखते हैं, या अपनी पहचान हम कहाँ बना रहे हैं, हम कैसे देखे जा रहे हैं इस दुनिया में। कुमुद जी, आज की जो युवा पीढ़ी की महिलाएं हैं वो किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा सवाल आज उठा रही हैं या फिर उठाना चाहती हैं? किन मुद्दों पर उठा रही हैं या उठाना चाहती हैं? जी, जो युवा पीढ़ी की महिलाएं। हमको नहीं लगता कि उनके मन में अब कोई सवाल रह गया है, क्योंकि उन्होंने अपने को साबित कर दिया है इस दुनिया में। कैसे? वो फाइनेंशियली पूरी जी कैसे? हर क्षेत्र में वो आगे आ रही हैं। जब तक पहले जो ये था कि लगता था कि महिलाएं जो है वो कुछ कर नहीं सकती है, वो हर क्षेत्र में अपने को साबित कर रही हैं। उनके लिए कोई भी बंधन नहीं है, वो किसी भी बंधन को नहीं स्वीकार कर रही हैं। वो बहुत स्वच्छंद है, अपने डिसीजंस खुद ले रही हैं और जो करना चाह रही हैं कर रही हैं। उनके लिए तो कोई मतलब कुछ ऐसा रह ही नहीं गया जिसमें वो अपने को बाधित महसूस कर रही हैं कि हाँ, हमारी बाधाएं यहाँ पर है। ओके, तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं अपने जीवन की उस एक बात को आप याद करें जब आपने पहली बार महसूस किया कि आप सिर्फ किसी की बेटी नहीं
पत्नी या माँ भी नहीं, आप खुद एक पहचान है। वो पल क्या था? ऐसे तो कई पल आते हैं, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो है कोई एक सिंगल पल रहा हो। और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी की सिर्फ बेटी की वजह से जाने जा रहे हैं, या किसी की माँ की वजह से जाने जा रहे हैं, या किसी की पत्नी की वजह से जाने जा रहे हैं। हमेशा हमारा एक हमारी अपनी भी, भले मैं घर में रही हूँ, घर की सीमाओं में रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जानने वाले सिर्फ मुझे इसलिए जानते हैं क्योंकि मैं किसी की पत्नी हूँ या किसी की बेटी। वो मुझे मेरी इंडिविजुअलिटी की वजह से जानते हैं। हमारे जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, वो बहुत पुराने संबंध हमारे आज भी हैं। वो इसलिए नहीं है कि मैं किसी किसी पर्टिकुलर संबंध में हूँ इसलिए है। वो इसलिए हूँ कि मैं कुमुद राय हूँ, मेरी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, एक पर्सनैलिटी है, और उससे लोग हमारे से जुड़ते हैं, हम हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ऐसा तो और बहुत सारे पल ऐसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसा लगता है कि हाँ, हम इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहे हैं, या हम जो है, मैं अपनी पहचान, मेरी अपनी खुद की पहचान है, अपनी जो हम सोच रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं। नहीं, एक समय ऐसा आता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप एक फैमिली में रहते हैं तो आपको फैमिली की वजह से जाना जाता है, लेकिन जब आप जैसे वानर सेना में जुड़ी हैं तो आपकी एक अलग ही आइडेंटिटी निकल के आती है कि भाई अब तो आप इस पर्टिकुलर पाथ पे जा रही हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो 10 साल पहले हुआ हो, 20 साल पहले हुआ हो, या अभी कुछ महीनों पहले। वही मैंने कहा कि ऐसा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पल आया है कि जिसमें हमको लगे कि हम एक पर्टिकुलर, हमको आज अचानक से मेरी पहचान बन गई है, मुझे एक पहचान मिली है। ऐसा कोई, मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी रही हूँ, मैं घर में भी रही हूँ, और हर जगह मैं अपनी पहचान की वजह से ही जानी जाती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि जो है सिर्फ मुझे उसी में सीमित कर दिया जाता है। वही तो मैं बोल के, रिश्तों के उसमें सीमित नहीं कर दिया जाता है कि हाँ, मैं किसी के रिश्ते में बंधी हूँ इसलिए लोग मुझे जाने। मेरी अपनी एक इंडिविजुअलिटी हमेशा रही है, और मेरे ख्याल से आज हमारे जनरेशन की अधिकतर नारियों का, अधिकतर महिलाओं का यही है कि सब अपनी एक इंडिविजुअलिटी की वजह से जाने जाते हैं, ना कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो हमको किसी व्यक्ति की वजह से जाना गया। ओके, आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जैसे कि समाज में होता है कि महिलाएं भावनाओं पर ज्यादा जोर देती हैं, या फिर कहा जाए कि भावनाएं उनको कमजोर बनाती हैं। तो अगर कभी आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो, या आपके आसपास कुछ ऐसा हुआ हो, तो आपने उस जो ये जो शब्द होता है भावना में, नजरिए को आप कैसे बदलते हैं, या फिर जरूरत ही नहीं पड़ी आपको कभी? भावना कमजोर क्यों बनाएगी? भावना तो हमको लगता है कि हम, वो हमारी, मतलब हमको और मजबूत बनाती है। ऐसा नहीं कि भावनाओं के कारण कोई महिला कमजोर पड़ जाती है, बल्कि अगर हम भावनात्मक हैं, हमारे अंदर भावना है, तो हमारे अंदर संवेदनाएं भी हैं। तो हम जो है उस हिसाब से चीजों को देखते हैं, एक अलग एंगल से देखते हैं, और हमारा नजरिया एक अलग होता है। तो जो भी जिस भी चीजों में वहाँ, मतलब हम जो, हमारा जो नजरिया होता है, एक भावनात्मक नजरिया होता है, हमारे डिसीजन मेकिंग उस तरीके से होते हैं। और बस यही है। और हमको नहीं लगता कि इससे हम कहीं कमजोर पड़ते हैं, या ये हमको कहीं रोकता है हमारा भावनात्मक होना। और हमको लगता है कि सिर्फ महिलाओं से क्यों जोड़ा जाए भावना को? भावनात्मक हमको लगता है भावना पुरुषों में भी होती है। ऐसा थोड़ी है कि जो आप में भावना नहीं है, या आप किसी चीज को, आप बिल्कुल सब कुछ बहुत प्रैक्टिकली देखते हैं। सभी भावनाएं तो सब में है। अगर हम वानर सेना संगठन को ही देखें, तो इसमें अजीत जी के अंदर भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, तभी वो इतना बड़ा संगठन, इतनी मेहनत मशक्कत करके उन्होंने खड़ा किया। उनको लगा किसी चीज के लिए, तो वो तो भावना ही जागृत हुई, तभी लगा ना, भाव है तभी हुआ। ओके, वो तो सभी में है, चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो। गुड। आपको लगता है हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है? हाँ, अगर सफलता, मतलब कहीं भी सफल होना है, थोड़ा तो संघर्ष होता ही है। बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग्स करने होते हैं। हमेशा दो पाथ्स दिखते हैं कि हाँ, मतलब हमें इधर चलना चाहिए, उधर चलना चाहिए। उनको चुनना, कभी कितनी बार होता है कि हाँ, हम गलत हो जाते हैं, फिर उस पर फिर से रीडिसीजन करना कि नहीं, इसको हम कैसे करेक्ट करें। तो ये सब संघर्ष का ही हिस्सा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा संघर्ष रहा
जिसने आपको मजबूत बनाया? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप पब्लिक लाइफ से बोल रहे हैं तो पब्लिक लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा रही नहीं हूँ। प्रोफेशनल लाइफ मेरी 4-5 साल की रही है। हम्म। तो और जो भी संघर्ष आता है उसको कभी संघर्ष की तरह उस समय लेते नहीं है। उस समय तो आदमी रॉ में बहते चला जाता है कि अच्छा ये है और हमें करना है इसको। और एक कन्विक्शन रहता है दिमाग में कि नहीं, हमारे दिमाग में ये कन्विक्शन है कि हमको कौन सा एंड रिजल्ट चाहिए, हमको वो एंड रिजल्ट पाना है। अब हम वहां तक कैसे पहुंचे, अब उस रास्ते को ही हम संघर्ष कहते हैं कि ठीक है, हमको डिसीजन मेकिंग करना है, हमको इनको कन्विंस करना है, हमको उनको कन्विंस करना है, हमको इनसे जाकर बात करनी है। तो वो अपना एक रास्ता हम चुनते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। तो हमको कभी लगता नहीं है कि ये संघर्ष है। बाद में पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कि हाँ, हो गया और सब कुछ हो गया। और उसको आप संघर्ष कहिए या जर्नी कहिए या जो भी कीजिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। कहीं भी होता है, किसी भी उसमें होता है। एक बच्चे को भी हम पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ाने में भी हमको जो है बहुत सारी ऐसे कि बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है लेकिन फिर भी उसको नहीं, तो वो भी एक डे टू डे का संघर्ष है कि भाई इसको किस तरीके से हम पढ़ाई की तरफ मोड़े, या किस तरीके से जो बच्चा खा नहीं रहा है, या फिर हम वही हम बोले कि चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे घर का लाइफ हो, इस तरह के संघर्ष हमेशा ऐसा कोई बहुत बड़ा संघर्ष हो इस तरीके से तो हम कभी, क्योंकि हर संघर्ष जब होता है तब ऑनगोइंग तो होता चला जाता है, रॉ में बाद में लगता है कि ये बड़ा था, छोटा था, अच्छा था, बुरा था, क्या था। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ हमने कोई बहुत बड़ा संघर्ष ऐसा फेस किया। बहुत खूब। वानर सेना से जुड़ने की प्रेरणा क्या रही आपकी? प्रेरणा कुछ नहीं रही, बहुत अच्छा लगा, अजीत जी ने जोड़ा मुझे और उनके संगठन को मैं देखती रहती थी फेसबुक पे, उनके फेसबुक वॉल पे, तो लगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर एक दिन उन्होंने मुझे जोड़ लिया तो एक बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आती है कि हाँ चलो किसी की मदद हो रही है, लोग इतना जो है मतलब मिल करके एक किसी व्यक्ति की जिंदगी बदल दे रहे हैं, उनकी जिंदगी को छू रहे हैं। तो और ऐसा नहीं कि हमको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बस थोड़े से प्रयास से बहुत कुछ हो जाता है। तो अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, लगता है कि हम भी कुछ फ्रूटफुल कर रहे हैं। बस यही, और यही हमको प्रेरणा देता है कि हाँ चलो करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ओके, जैसा अभी आपने बताया कि आपने वानर सेना से पहले ही आप उनसे जुड़ी हुई थी, लेकिन अरिजीत सिंह ने आपको वानर सेना से मतलब प्रॉपर तरीके से एज अ संगठन मंत्री जोड़ लिया। आपको क्या लगता है कि अरिजीत सिंह जी ने आपके अंदर ऐसा नहीं, क्या एज ए संगठन जुड़ी तो मैं पहले से थी, सॉरी, अच्छा, जुड़ी तो मैं पहले से जी थी। जी जी जी। जी हाँ, बताइए, तो आपको आपने ऐसा कुछ क्या, सवाल पूछा। हाँ मैंने ये सवाल पूछा था आपसे कि आपको ऐसा, आपको क्या लगता है कि अरिजीत सिंह जी ने आपको संगठन मंत्री का मतलब जो ये पद है वानर सेना में क्यों दिया होगा? क्या आपके अंदर ऐसी खूबियां रही होंगी जो उन्होंने देखी? आ, उन देखिए, मैं शुरू से ही बहुत जिसे कहते हैं कि वॉलंटरली वर्क करती थी। मुझे ऐसा कुछ नहीं था, मैं मुझे जब से जुड़ी यहाँ वानर सेना में, मैं खुद से ही कि अच्छा ये काम मुझे कर लेना चाहिए। मैं कभी किसी ने मुझे कहा नहीं कि तुम करो, कि मैं ये कर लेती हूँ, ये इनिशिएटिव लेकर के मैं खुद करती थी। और शायद मैं एक्चुअली मैं देखूं तो मैं सोचती हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग माइंडेड हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि मेरे मेरे इस ओपिनियन से कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे कभी ये भय नहीं लगता। मुझे जब मेरे दिमाग में एक कन्विक्शन है कि मैं ये जो कर रही हूँ सही हूँ, मैं ये सही तरीके से कर रही हूँ, मुझे पता है कि इसका एंड रिजल्ट ये होने वाला है, तो मैं बस करती हूँ। उसके बाद फिर मुझे ये, मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि इसके बारे में लोग क्या कहेंगे, हमको ये कहेंगे, वो कहेंगे, या तो उस तरीके से मेरा, मुझे लगता है कि मेरे एक स्ट्रांग माइंडेडनेस है, जिसके कारण कि वो उनको लगा कि शायद ये कर सकती है एक संगठन के लिए कुछ, शायद उन्होंने इसीलिए बनाया होगा मुझे। ओके, क्या आपको लगता है कि महिला नेतृत्व का रास्ता आज भी आसान नहीं है? मुझे तो नहीं लगता है, ओके, आज के ज़माने में तो नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। महिलाएँ खूब नेतृत्व कर रही हैं, हर तरीके के नेतृत्व में आ रही हैं, हर जगह अपना मार्क बना रही हैं, एक पहचान बना रही हैं। और अड़चनें हमको नहीं लगता है, तो अड़चनें अगर है तो महिला और पुरुष दोनों के साथ है, ऐसा नहीं है। मेहनत जितनी महिला को करनी पड़ती है उतनी पुरुष को भी करनी पड़ती है। अगर हम किसी लीडरशिप पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो हमको अपने को साबित करना पड़ता है, कुछ भी चीज़ प्लेटर में नहीं मिलता है, तो वो दोनों के साथ है।
हम ऐसे नहीं कह सकते कि महिलाओं के साथ ही है या पुरुषों के साथ नहीं है या महिलाओं के साथ ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं। ओके। साबित करना पड़ता है लीडरशिप रोल लेने के लिए, अब अगर आप साबित कर दिए तो आपको मिल गया। जैसा कि हम भारत में जानते हैं और सुनते भी आए हैं कि भारत आज भी पुरुष प्रधान समाज कहलाता है। इस बात से आप कितनी सहमत हैं? पुरुष प्रधान हाँ कह सकते हैं, लेकिन अब इसलिए कि पुरुष प्रधान इसलिए कि हाँ पुरुषों को ये तो एक हमको लगता है कि समाज में एक किसी भी समाज की एक संरचना होती है, मतलब कि जैसे घर में भी है, घर एक यूनिट है, सोसाइटी का एक पार्ट है, या इवन जो है आप देश को देख लीजिए, राज्य को देख लीजिए, तो उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए कोई एक लीडर तो होगा। राइट। ऐसा तो है नहीं कि सब लोग साथ बैठ करके, हाँ, वो लीडर कैसे डिसीजन लेता है वो उस लीडर पे। अधिकतर यही होता है कि घर सभी मेंबर्स को जो है उनका सलाह लेकर के, उनका ये लेकर वो लीडर एक एक सहमति पे बैठेगा। घर का एक मुखिया होगा जो कि डिसीजन मेकिंग करेगा। जी, तो वो मुखिया अमूमन पुरुष होते हैं, ये है। लेकिन वो हमको नहीं लगता है कि डिसीजन वो बहुत ऐसा है कि हमको जो मन में आए वो करते हैं। सबकी सहमति से ही जो करते हैं वो करते हैं। तो अब आप इसको पुरुष प्रधान कह लीजिए। कितनी बार ऐसा होता है कि महिलाएं भी बहुत सारे डिसीजंस लेती हैं। महिलाएं भी बहुत स्ट्रांगली डिसीजंस ले लेती हैं, चाहे फैमिली हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो, कहीं भी। तो एज अ संगठन मंत्री मेरा तो काम है कि संगठन को मजबूत करना, ठीक है। अब गांव के लोगों को तो हम किस तरीके से छू रहे हैं वो तो हमारे जो सेवा उससे है उससे पता चलेगा। और जहां तक आपकी बात है पुरुष प्रधान, अभी हाल ही में अभी ये बिहार इलेक्शंस चल ही रहा, ठीक है। राइट। और उसमें ये बात बहुत जोर से हो रही है कि महिलाएं जो हैं वो ये कर सकती हैं कि मतलब सरकार कौन बनेगा, ये महिलाओं के वोट पर बहुत निर्भर कर रहा है कि वो किधर वोट दें, ठीक है। तो आप मतलब महिलाएं चाहे गांव की हों चाहे शहर की हों, वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग अब रखने लगी। ऐसा नहीं है कि वो पुरुष जो रास्ता दिखा रहे हैं वो उसी पे जा रही है। उनकी अब एक जिसको कहते हैं कि स्वतंत्र सोच है, जिसके जो वो अपना निर्णय लेती हैं और अपना उस पर वो करती है। क्योंकि पुरुष नहीं चेंज कर रहे हैं वोटिंग परसेंटेज, यहाँ पर ये है कि हो सकता है सरकार महिलाएं चुन ले कि जिसको वो ज्यादा जा करके वोट दे दे, तो पुरुष भी नहीं जान रहे कि वो किनको वोट देंगे। तो ये तो मतलब वही है कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो है एकदम पुरुषों के ऊपर ही निर्भर है या अपने डिसीजंस के लिए। पहले ऐसा होता था कि घर का मुखिया बोल दे कि इसी को वोट पड़ेगा तो सब जा करके उसी को दे देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो हर जगह है कि महिलाएं मजबूत हो रही हैं, सब है। हाँ, वही हम बोले कि पुरुष प्रधान, उसमें कह सकते हैं कि ड्राइविंग सीट पर तो एक ही होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वो हर जगह दिखता है, ठीक है। तो अगर मतलब देश है तो देश को एक प्रधानमंत्री ही चलाएगा, सारे मंत्री मिल करके उसका डिसीजन नहीं लेंगे। जो फाइनल डिसीजन होगा वो प्रधानमंत्री का होगा। इसी तरीके से गांव में जो है अगर पंचायत है तो उसमें जो फाइनल डिसीजन होगा वो मुखिया का ही होगा, ठीक है। पंच अपने राय दे सकते हैं, मुखिया उनकी राय को। तो वही हाल एक फैमिली भी समाज का यूनिट है तो वहां भी वही चलता है। डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव होता है, लेकिन हाँ डिसीजन एक तरीके जो लीडरशिप में है उसकी तरफ से आता है। तो अधिकतर ये तो रियलिटी है कि भारत क्या पूरा विश्व ही पुरुष प्रधान है। उस तरीके से अगर देखा, अगर आप उसको कहते हैं पुरुष प्रधान, तो हाँ पुरुष प्रधान है। लेकिन अगर पुरुष प्रधान होकर के ये कहेंगे कि हम इस यूनिट में महिलाओं की आवाज नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। महिलाओं की आवाज है, सबको लेके चल रहे हैं सब लोग। और चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह यही स्थिति है। हमने तो नहीं देखा कि गांव की महिलाएं कहीं से कमजोर हैं या अपनी बात नहीं कह सकती है, उनकी बातों को मद्देनजर नहीं रखा जाता है कोई भी डिसीजन लेने में। तो हर जगह ऐसी स्थिति है। ओके, चलिए अब बात करते हैं वानर सेना की। वानर सेना जैसे संगठन में एक महिला के रूप में काम करते हुए आपने किन चुनौतियों या बदलावों को महसूस किया? कोई चुनौती नहीं, वानर सेना में तो शुरू से महिलाएं जुड़ी हुई हैं। वानर सेना जब से बना है तब से महिलाएं रही ही हैं साथ में। बहुत सारे मंत्री कौर है वो शुरू से जुड़ी है। इनफैक्ट वानर सेना के पहले से वो समाज सेवा कर रही थी और अजीत जी से जुड़ी हुई थी। जब वानर सेना बना तो वो यहाँ भी जुड़ गई। प्रीति श्रीवास्तव है, वो बहुत अच्छा काम की है। और रत्न प्रभा सिंह है, वो बहुत अच्छा काम की है। बहुत अकेले इतनी सारी मुहिम चला लेती है उत्तराखंड में।
सिंगल हैंडेडली। ओके। तो इस तरीके से बहुत सारी महिलाएं वानर सेना में रही, तो ऐसा कुछ नहीं है और कभी किसी को अड़चन नहीं आई, कुछ नहीं है। हम तो बोले कि अड़चन जो फेस होता है वो तो बड़ा कॉमन सा अड़चन होता है कि हाँ फंड कहाँ से आएगा, कैसे होगा, लोगों को मोबिलाइज करना है, तो वो हमारे कितने नेटवर्किंग है, किस तरीके से है, हम कैसे मोबिलाइज कर रहे हैं, वो अड़चन चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो सबको आता है। बाकी तो ऐसी कोई यहाँ पर अड़चन वाली कोई बात ही नहीं है। बाकी सबकी बात सब लोग सुनते हैं, सबके विचारों को सब लोग महत्व देते हैं। तो हमेशा से ही वानर सेना में महिलाओं की प्रमुखता रही है और बड़े अच्छे से मतलब सब कोई भी अभियान हो, अनमय अभियान देखिए हमारा बहुत बड़ा अभियान था। सभी महिलाएं पुरुष सब लोग जो है खूब मुखर होकर के निकले, खूब फंड इकट्ठा किए, घर घर जाकर के, दुकान दुकान जाकर के। जौनपुर में उस समय ऋचा सिंह सोलंकी थी, वो हर जगह से फंड इकट्ठा की। तो अगर अड़चन रहता तो नहीं कर पाता कोई, मतलब ना तो जौनपुर जैसे छोटे शहर में कोई अड़चन रहा, ना लखनऊ जैसे बड़े शहर में कोई अड़चन रहा, ना गांव में कोई अड़चन रहता है। मतलब जहां जिसको वो होता है, चित्रकूट जैसे जगह में भी महिलाएं आगे आ जाती हैं, इनिशिएटिव ले लेती हैं कि हम जाकर के जो है फंड रेज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जब महिलाएं सामाजिक आंदोलन में आगे आती हैं, जैसे आप आए और काफी महिला सदस्यों के आपने नाम गिनाए, तो क्या कभी उनके सामने कोई ऐसी बड़ी चुनौती या मानसिक रुकावटें नहीं आती हैं? नहीं, बस एक है कि हम लोग के लिए हाँ थोड़ा मतलब मूवमेंट हमारे लिए इतना वो नहीं हो पाता है, क्योंकि थोड़ा फैमिली का फॉल बैक रहता है कि हाँ भाई बच्चे की अभी ये जरूरत है, हम एकदम से वो सब झटक के नहीं चल सकते, या घर में जरूरत है थोड़ी बहुत, वो अड़चने अगर कह सकते हैं अड़चन तो रहते, तो वो अड़चन सभी के फैमिली कमिटमेंट से सभी के साथ रहता है। तो बस वो है, बाकी तो और क्या है, मतलब ठीक है कि अगर हमको लगता है कि हमको यहाँ मौजूद रहना चाहिए, यहाँ हमारी जरूरत है, तो हम मौजूद रहते हैं। ओके। और ये तो वैसे भी हमारा जो है ऐसा तो है नहीं कि हमको फिजिकल कहीं प्रेजेंस हमको दिखानी है, ये ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनलाइन हमको सब कुछ करना पड़ता है। हमको कहीं से फोन किया, व्हाट्सएप किया, मैसेज किया, फेसबुक मैसेजिंग की, इस तरीके से सब कुछ होता है हमारा का। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि मतलब हमको फिजिकल प्रेजेंस कहीं चाहिए। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन रन हो रहा है, हमारे सारे काम उसी के थ्रू होते हैं, तो वहां तो कोई अड़चन है ही नहीं। वो तो बिल्कुल कहते हैं ना जिसको इक्वलाइजर है सोशल मीडिया, ओके। उसने सब कुछ कर दिया। कभी आपको ऐसा लगा कि ये जो निर्णय होते हैं उसमें पुरुष साथियों का प्रभाव ज्यादा रहता है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। नहीं, महिलाएं आगे निकल के आ रही है पुरुषों से। हाँ हाँ, मतलब आप लोग ज्यादा फंड इकट्ठा कर पा रहे हैं और पुरुष पीछे रह जा रहे हैं, ऐसा? सिर्फ फंड इकट्ठा करना थोड़ी होता है। मतलब कहने का ये मतलब है मेरा कि जो भी टास्क आपके सामने आता है उससे रिलेटेड में हाँ, हम लोग भी वैसे ही कर ले रहे हैं जैसे पुरुष करते हैं। हमने कहा ना कि रत्न प्रभा सिंह है उत्तराखंड में, वो सिंगल हैंडेडली उत्तराखंड में जो है वो मुहिम चला लेती। ऐसे धीरज सिंह चौहान है रायबरेली में, वो सिंगल हैंडेडली रायबरेली में मुहिम चला लेते हैं। तो ठीक है, वो मतलब उनकी अपनी स्किल है, कैपेबिलिटी है। हमको कहेंगे आप मुहिम चलाने को, हम नहीं चला पाएंगे, हमारी कैपेबिलिटीज अलग है। तो वो है, तो ऐसी अड़चने कुछ नहीं आती हैं। प्रीति श्रीवास्तव है, बहुत दूर दूर से बहुत लोगों की मदद कर देती है। मनप्रीत कौर है, कितनी सारी मुहिम उन्होंने चलाई और बड़े बड़े मजे मजे में चला दी। तो अड़चने तो कोई नहीं आई। सब जैसे शरद सिंह मुहिम चलाते हैं वैसे मनप्रीत कौर चला लेती हैं, वैसे रत्नप्रभा सिंह चला लेती हैं, तो ऐसी कोई अड़चन तो आती नहीं। ओके, तो चलिए, और सभी लोग लग जाते हैं। ओके, जब आपको अड़चने नहीं आती हैं तो इस पे एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, क्या आपको लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की लड़ाई में पुरुषों का सहयोग अनिवार्य है या जरूरत ही नहीं आपको पुरुषों की? बिल्कुल है। कैसे? सशक्तिकरण की लड़ाई तो कोई थी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अगर पुरुष साथ नहीं देंगे, अगर हम जो है हम चाह रहे हैं कि हमको इस काम से, संगठन के काम से या कुछ भी किसी भी काम से हमको कहीं जाना है बाहर, अब उस पे हमारे घर के पुरुष अगर रोक लगाए तो नेचुरली हम नहीं जाए, वो कॉन्फ्लिक्ट करके तो हम नहीं जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं पीछे खड़े हैं, साथ हैं, तभी महिलाएं आगे भी बढ़ रही, वो उनके साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी हम अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले भी रहे हैं।
उसको अप्रूव कर रहे हैं तभी ले भी रहे हैं, वरना कॉन्फ्लिक्ट करके तो कोई भी उस सिचुएशन में कोई भी कोई काम नहीं कर सकता। हम इवन बचपन में अगर हम हमारी पढ़ाई लिखाई हुई तो किसी पुरुष ने ही हमको आगे बढ़ाया, तभी तो हम बढ़े। हमको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेजा गया पढ़ने के लिए, तो मेरे पिताजी ने ही ये डिसीजन लिया ना कि इसको भेजना चाहिए। तो है तो हाँ भाई, महिला के पीछे पुरुष खड़ी है, सॉरी पुरुष खड़ा है एक महिला के पीछे, तो तभी तो वो आगे बढ़ रही है, हम उसको नकार तो नहीं सकते। क्या आपको कभी पुरुष सहयोगियों से खुलकर सहयोग मांगने में झिझक महसूस हुई? बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। ओके। बल्कि वो और आगे आकर के हमको मतलब ऐसा मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसके पहले सहयोग मिल जाता है हमको। ओके, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगा सारी महिलाओं की तरफ से। महिलाएं हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ करती हैं, जैसा कि आपने अभी अपनी बातों से ही मुझे महसूस कराया। परिवार, समाज और रिश्ते, समाज में ऐसा क्या बदलें कि पुरुष और महिला एक दूसरे के साथी बने, न कि प्रतिद्वंदी? साथी तो है, प्रतिद्वंदी का नहीं, आपको लगता है कि प्रतिद्वंदी है? होता है। अगर आप ब्रॉड वे में जाके देखेंगे तो होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स वन। That's why I'm asking this question. पता नहीं, I cannot relate to this like that कि जो है पुरुष और महिला में कोई प्रतिद्वंदिता है। अभी आप मेरठ तो जानती होंगी, वहाँ पर बहुत सारे बाबा लोग रहते हैं, वहाँ पर महिलाएं आती हैं, अपने पति के बारे में बहुत सारे शिकायतें करती हैं बाबाओं से कि ये कभी वाइन पीता है, कभी मारता है, कभी झगड़ा करता है, ठीक है। तो वहां पर तो कहीं ना कहीं तो प्रतिद्वंदिता है। जब माइक पुरुष को दिया जाता है तो पुरुष कहता है कि भाई मैं पी के आता हूं, उसी समय ये झगड़ा करती है, इसको दूर हट जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर अभी देखिए, जैसे आपके पास कोई केस आता है, स्वास्थ्य रिलेटेड आता है या किसी की नौकरी नहीं लग रही है उससे रिलेटेड आता है, अगर इन केस ऐसा केस आ जाए, क्योंकि वानरसेना का काम है सेवा भावना, राइट, इन केस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे कि भाई आपस में लड़ो नहीं? कैसे होगा वो? ऐसे केसेस तो आए नहीं अभी तक कि जहाँ महिला पुरुष का आपस का झगड़ा निपटाना पड़ा हमको। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी आप टीवी तो देखती होंगी, सोशल मीडिया पे देखती होंगी, ऐसे वीडियोस आते हैं जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया आपको। वीडियोस आते हैं, पर हम ये भी रियलिटी बता दें, जैसे मेरी एक फ्रेंड है क्रिमिनल लॉयर, ओके, ठीक है, उनके पास अगर महीने में 50 केस आ रहे हैं तो उसमें से 40 में कंप्लेनेंट महिलाएं हैं, ठीक है। क्यों? तो वो आगे आकर के अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। अगर उनको लग रहा है कि उनके साथ कहीं अन्याय है तो वो बहुत मुखर होकर के लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो पुरुष हो, कहीं का भी पुरुष हो, घर का पुरुष हो, बाहर का पुरुष हो, वो उसके लिए दब नहीं रही। तो ये बदलाव तो है, और ये हमको लगता है कि गांव की महिलाएं भी खूब अच्छे से अपनी समस्याओं का समाधान कर लेती। अब ये सब तो एक सोशल वो है, जिसको कहते हैं कि एक सोसाइटी में एक फ्लॉ है कि हर ड्रिंकिंग, तो अब इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये सब जो इंसिडेंसेस होते हैं, अगर महिलाओं पे महिलाएं कहती कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था, कितनी बार ऐसा हमने देखा है कि पुरुषों पे भी महिलाएं अत्याचार करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती। नहीं, वो बात भी देखा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया कि पुरुष और महिला एक दूसरे के साथी बने, न कि प्रतिद्वंदी। ये कैसे हो सकता है? क्या आपके पास ऐसा कुछ प्लान है या? ये तो कंपैटिबिलिटी की बात है। ये तो कंपैटिबिलिटी के, तो हमारा और आपका स्वभाव कि कितना मेल खा रहा है, हम एक दूसरे की बात को कितना समझ रहे हैं, एक दूसरे की समस्या। इन केस नहीं आता है, एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बताइए जिससे कि लगे कि भाई समझा जा सकता है। अब ये फॉर्मूला मैं कैसे, ये तो दो लोग, हर केस डिफरेंट होता है और हर केस का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, जब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ तो आप उसे ध्यान से सुन रही हैं, और जब आप बता रही हैं तो मैं उसे ध्यान से सुन रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, राइट। इसी तरह किसी भी चीज को जब हम समाज के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वहां पर भी
महिला और पुरुष की बात आती है, चाहे वो कुलीग हो या फिर फ्रेंड्स हो या पति पत्नी का रिलेशन हो, पिता पुत्री का हो, भाई बहन का हो, डिफरेंसेस हर जगह है, ठीक है, डिफरेंसेस हर जगह है, सही बात है। डिफरेंसेस हर जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा कोई फॉर्मूला जो आपके एक्सपीरियंस में आता हो कि नहीं भाई, ये प्रतिद्वंदिता छोड़ते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने का, या मैं बेस्ट हूं या आप गलत हो, ऐसा होता है हर जगह। देखिए, ये प्रतिद्वंदिता, अगर आप ये इस तरीके के रिश्तों की बात करें तो आप देखो तो भाई भाई के बीच में भी डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस तो हर जगह, जहाँ टू माइंड्स रहेंगे डिफरेंसेस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कैसे हमारे उसको और सॉल्व हस्बैंड कर के बीच सकते में, हैं? हाँ, तो उसको बातचीत से ही सॉल्व करेंगे ना। और कैसे सॉल्व करेंगे, उसका तो एक ही फॉर्मूला है कि आप लोग बातचीत कीजिए, आप लोग एक बीच के मुद्दे पे आइए। तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का वो है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन तभी होता है जब जो है उसमें हम जो है कन्वर्सेशन करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं, जो परेशानियां हैं वो बताते हैं, एक दूसरे की समझते हैं, तभी होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन तो वैसे ही होगा। तो वो किसी भी केस में है, चाहे वो भाई भाई में है, चाहे भाई बहन में है, चाहे पति पत्नी में है, चाहे ससुर दामाद में है, हर जगह रहता है ये। ओके, आपका जो अब तक का मैंने जो आंसर सुना है उसमें एक क्वेश्चन तो बनता है कि अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए पूरा खुलकर जीने का मौका दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे सुबह से लेकर शाम तक? मैं खुलकर जीती नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, नहीं, मैं हर अभी दिन भी कुछ खुलकर जीती। फाउंडेशन होगा, अभी भी कुछ फाउंडेशन होगा, ये करो, बच्चों को देखो, सुबह टाइम। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी आप फ्री मेरा माइंड बच्चा होगी, बिल्कुल कुछ तो ऐसा इंडिपेंडेंट होगा। है, कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल खुलकर जीती हूँ। मुझे जहां जाने का मन होता है मैं जाती हूँ, जब जाने का मन होता है जाती हूँ। अपने जिन दोस्तों से मिलने का मन होता है मुझे कभी कोई रोक टोक नहीं। नहीं, एज्यूम कीजिए हाँ, कि जब फ्री हैं जिम्मेदारी आप, थी। जी, एज्यूम कीजिए कि अभी अभी जो थोड़ा बहुत मतलब 0.1% भी आपके लाइफ में ऐसा कुछ है और उसको भी फ्री कर दिया जाए, तो फिर क्या शेड्यूल होगा आपका सुबह से लेकर शाम तक? क्या करना चाहेंगे आप? वही करूंगी जो अभी भी करती हूँ। हाँ, क्या करती हैं वही मैं बता दीजिए हमें तो। दोस्तों से बातें करती हूँ, अपना जो मन होता है सोशल मीडिया पे पढ़ती हूँ, देखती हूँ, संगठन में व्यस्त रहती हूँ, तो जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है वहाँ का देख लेती हूँ। और अगर हमको, मैं बहुत ज्यादा ऐसी हूँ नहीं कि मैं बहुत घूमने फिरने वाली हूँ। तो बस हाँ, किसी से बात करना हुआ कर लिया, मिलना हुआ मिल लिया, किसी कैसी के घर बातें होती जाना हैं आप हुआ लोगों के चले बीच गई। में? कैसी बातें? जी, कैसी बातें करती हैं आप? क्या पढ़ना पसंद करती हैं आप? मेरी तो रीडिंग, जैसे मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। मुझे फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों पसंद है। नॉन फिक्शन मुझे ज्यादा पसंद है, हम्म। तो उसमें जो समाज से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो सब मैं ज्यादा पढ़ती हूँ। ओके, तो इसका फायदा होता है आपको रियल लाइफ में? हाँ, होता है। हाँ, क्या क्या बिल्कुल फायदा? होता है। कुछ मुझे भी बता। दुनिया को समझने में, क्योंकि मैं वैसे भी, मेरा सब्जेक्ट रहा है सोशल साइंस से रिलेटेड, मैं एक सोशल साइंस टीचर रही हूँ। हम्म। तो इवन हमको पहले भी फायदा मिलता था कि दुनिया को समझने में, सोसाइटी का मतलब है, ठीक है कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो ये क्यों है, क्या है, तो ये समझने में मतलब एक अपना नजरिया तो बनता ही है। भले हम जा करके बहुत ज्यादा हम मुखर होकर के ना बोल पाए, लेकिन हाँ ठीक है, एक अपना नजरिया बनता है। तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्यों है। अभी वर्तमान में आपको सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या नजर आती है? अभी वर्तमान में हमको तो, हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या नजर इंडियन आती है। सोसाइटी, आई एम टॉकिंग इंडियन अबाउट इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी, यस, समाज। हमको ये लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो है हमारा फैमिली सिस्टम थोड़ा लाइक डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे आज की लड़कियां हैं, ठीक है, या बच्चे हैं, दे डोंट वांट टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट, राइट, एंड द मेन रीजन बीइंग दैट दे बोथ आर इक्वली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। परफेक्ट। और स्पेशली मतलब बॉयज तो बहुत ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पहले से थे, बहुत करियर ओरिएंटेड थे, बट नाउ गर्ल्स आर आल्सो टेकिंग दैट पाथ। जैसे हमारे जमाने में था कि फिर भी हम करियर को थोड़ा पीछे रख देते थे कि घर की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, तो लेट अस बी देयर। बट अब वो दे डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट कमिटमेंट इटसेल्फ। वो हमको एक बहुत बड़ी वो दिख रही है कि फैमिली सिस्टम जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, कि अब हमको बच्चे ही नहीं करने, हमको शादी ही नहीं करनी है।
आजकल अधिकतर बच्चों को शादी नहीं करनी, क्यों करना है? क्यों हम किसी को जो है ढो करके चले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये नहीं कि सिर्फ लड़कियां, लड़के भी यही कहते हैं कि नहीं करनी है, हमको किसी बंधन में बंधना ही नहीं है। तो दैट आई थिंक इज रियली अ बिग कंसर्न। मतलब हम अपने, हो सकता है ना हो कंसर्न, इट माइट टर्न वेरी गुड फॉर द सोसाइटी कि जो सवाल आपने इतना कहा किया मुझसे कि औरतों को मद्देनजर रखते हुए, तो वही हम कहते हैं कि औरतें तो अब बहुत, मतलब कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रह ही नहीं गया। दे टेक देयर इंडिपेंडेंस, वो एकदम बहुत असर्टिव होकर के डिसीजन लेती है। और फैमिली सिस्टम में अगर एंटर भी की, कहीं भी अड़चन आती है तो दे जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देयर, दे डोंट थिंक ट्वाइस कि जो है हम क्यों ले किसी का बर्डन। ओके, अगर तो वो हाँ, मैं इसमें आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपसे इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर समाज आपकी एक बात आज की डेट में अभी सुन ले, तो आप उसे क्या कहना चाहेंगी? आज की डेट में अभी सुन ले, अभी आपने इतनी सारी हमको बातें लगता है कि बताई। मतलब ये हमको बहुत वो करता है। मैं हमेशा सोचती हूँ, हमको लगता है कि ये जो हमने जो बात कही कि फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, हम्म, तो उनको लगता है कि फैमिली इज फ्यूटाइल। ठीक है, बहुत सारे बंधन होते हैं, सब होते हैं, लेकिन हमको लगता है कि फैमिली जो है वो कहीं कहीं स्ट्रेस बस्टर भी होता है, बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। कि हम कल को कहीं परेशान हुए, कुछ हुए, हम आकर के देयर इज समथिंग टू फॉल बैक अपॉन, इमोशनल फॉल बैक, फाइनेंशियल फॉल बैक। जैसे पहले, पर हो सकता है कि मैं गलत हूँ इसमें, पहले जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती थी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इज द ओनली सिस्टम दैट शुड रिमेन, और ये जो न्यूक्लियर फैमिली है दे आर गोइंग टू फील वेरी इनसिक्योर लेटर ऑन, बाद में वो बहुत इनसिक्योर फील करेंगे। लेकिन ठीक है, इट सर्वाइव्ड, तो मे बी दिस वन विल ऑल्सो गो ऑन, दिस सिस्टम इज ऑल्सो गोइंग टू सर्वाइव। बट हाँ, थोड़ा मुझे अपनी तरफ से मुझे लगता है कि कंसर्न रहता है कि आजकल इतना डिप्रेशन, इतना ये, इतना वो, कहीं ना कहीं ये लोनलीनेस और ये सब सब बहुत ज्यादा भौतिकतावादी और इंडिपेंडेंस, और कि हमारी एक बहुत, मतलब हम इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल है, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज माई इंडिविजुअलिटी इन एनी वे, कि हम जो है तुम्हारी बात सुने, हमारी अपनी सोच है, हम उसी पे अडिग रहेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। ये सारी चीजें थोड़ा कंसर्न है, मे बी I'll be proven wrong, लेकिन हमको लगता है कि फैमिली इज अ स्ट्रेस बस्टर एंड इट शुड रिमेन इन एनी फॉर्म, whatever form it is. तो इसमें आप देश के नए लड़कों और लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी, या उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी एज ए टीचर? एज ए टीचर बोलेंगे कि ठीक है, मतलब एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रायोरिटी, बट डोंट गिव सो मच प्रायोरिटी टू योर करियर एंड दिस थिंग कि हम बस मशीन ही बन करके रह जाएं, और कि हमको बस पैसे ही कमाना है, अपनी ही जिंदगी जीनी है। एक होता है ना कि सबके साथ मिलजुल कर चलने का जो मजा है और सबके साथ मिलजुल कर रहने का जो मजा है वो अलग है, तो उस चीज को वो थोड़ा ध्यान में रखे, और बाकी तो ठीक है। कुमुद जी, आपके अनुसार एक सशक्त महिला की पहचान क्या है? पद, विचार या फिर संवेदना? हमको लगता है विचार और संवेदना ज्यादा वो है, पद मायने नहीं रखते, पद पे तो सब लोग नहीं पहुंच पाते। भाई सशक्तता तो विचारों से ही आती है ना, हम अगर हमारे विचार कमजोर होंगे तो हम किसी भी पद पे रहेंगे वहां हम कमजोर ही रहे। Right. तो विचार और विचारों में संवेदना, मतलब अगर हम संवेदनशील है तो हमारे विचार और भी थोड़ा, मतलब सबको ले करके चलने वाला रहेगा, तो वो हमको लगता है विचार और संवेदना ज्यादा महत्व रखता है। ओके, जैसा कि आपने बताया कि आपके एक फ्रेंड है जो क्रिमिनल लॉयर है, राइट? और उनके आपके पास बहुत सारे, मतलब बताती रहती होंगी आपसे कि बहुत सारे केसेस आते हैं, इस तरीके से आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखकर आप मुझे ये बताइए कि अगर आज आप पुरुष समाज को एक संदेश देना चाहें, अगर आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं ज्यादा प्रताड़ित हो रही हैं पुरुषों से, तो वो क्या होगा? प्रताड़ित तो नहीं हो रही है, हाँ थोड़ा ये है कि थोड़ा पुरुष, मतलब हम ये नहीं कहेंगे पुरुष संवेदनशील नहीं है, संवेदनशील है, लेकिन थोड़ी और संवेदना रखें। और तो ये ना सोचे कि अगर जो और लेडी जो है घर पर है तो वो बिल्कुल ही बेकार है, भाई उसका अपना महत्व है उस घर में, वो भी उस घर के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है। हमको तो, मैं तो कहीं ये दोनों चीजों को जोड़ती हूँ तो मुझे बहुत वो लगता है कि
जो आजकल हम मेरे हिसाब से जो फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये कारण है कि हाँ, पुरुषों ने महिलाओं के घर पे रह करके घर को इम्पोर्टेंस देने को उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया, जिसके कारण कि आज महिलाएं मतलब कि नहीं, हमको तो जाना है, बाहर कमाना है और हमको भी एकदम बराबरी में आना है, हमारे लिए भी करियर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक मेल मेंबर के लिए है। तो ये असर्ट कर दी है, इतनी असर्टिव हो गई। राइट। तो वो एक चीज अगर हमको लगता है, और ये आगे की जनरेशन हो सकता है समझ ले, क्योंकि उनको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। दोनों लोग करियर ओरिएंटेड होंगे तो भाई बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों का क्या हो। तो वो चीज, वो अगर जिस दिन पुरुष ये समझ ले कि हाँ, घर पे रहती हुई महिला, जो कि अधिकतर देखा जाता है कि उनको उतना वो नहीं महत्व दिया जाता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका समाज में उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो जिस दिन ये समझ जाएंगे तो फिर सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी। ओके कुमुद जी, ये सवाल थोड़ा गहरा है, इसे ध्यान से सुनिए आप। अगर आपके सामने आज कोई छोटी सी बच्ची या कॉलेज जाने वाली लड़कियां बैठी हों, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? ताकतवर बनने का या खुद को समझने का? ताकतवर बनने का, या आप प्लीज रिपीट करें। खुद को ताकतवर समझने का, या तो फिर खुद को समझने का, या फिर दोनों ही जरूरी है आज की नई जनरेशन की लड़कियों को? खुद को समझने का मतलब ये कि मैं समझी नहीं, खुद को समझने का मतलब क्या हुआ? खुद को समझने का मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए आगे बढ़ना। उसमें हाँ, बहुत सारी बिल्कुल। चीजें आ जाती हैं। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। और दूसरा आप ताकतवर भी रहिए। जी, ताकतवर। तो इसमें आप उनको क्या संदेश देंगे? मतलब एक ऐसा बात उनको दीजिए जिससे उनको समझ में आए कि एक्चुअली करना क्या चाहिए, क्योंकि आपने बताया आप टीचर भी रही हैं, समाज से जुड़ी भी हुई हैं, आपके पास अच्छे लोग भी हैं जिनसे आप सुनती हैं कुछ नया। तो आज हमारे बच्चियों के लिए भी कुछ नया बता दीजिए ताकि उनको बिल्कुल, उनको ताकतवर रहना चाहिए, अपने विचारों से भी, अपने कर्मों से भी, अपने कार्यों से भी बिल्कुल ताकतवर रहना चाहिए। पर हाँ, अपने समाज, अपने परिवार, अपने जो उसको देखते हुए, उसको समझते हुए, हमको जैसे जहां जरूरत है, असली ताकतवर तो वही है ना कि हर चीज समझ करके और फिर उस हिसाब से डिसीजन ले। तो उस तरीके से एक बैलेंस बना करके चले। तो खुद को समझने के लिए क्या करना चाहिए आज की लड़कियों को? जैसे कि एक खुद को समझने के लिए भाई हर जगह हमारा एक स्पेसिफिक रोल होता है। हमारा घर में एक रोल होता है, हमारा घर के बाहर एक रोल होता है, ठीक है, एक जिम्मेदारी होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के साथ है, पुरुषों के साथ भी है कि अगर हम घर में एक माँ है, एक बेटी है, तो वो भी एक बेटा है, एक पति है, एक पिता है, ठीक है। तो अपने हमको कहाँ कितनी जरूरत कहाँ है वो समझें हमारे, और उसको अपने जिसको कहते हैं कि जो भी एम्बिशंस है, जो भी वो है, जो भी हमारी सक्षम है, हमारी जो कैपेबिलिटीज है, उसमें बैलेंस करके चले। ये नहीं कि हम जो है बस ये कि हाँ, हम आज डॉक्टर हैं तो हम बस चलो हम मेडिकल प्रोफेशन में ही इतना लग गए कि हम पूरे, मेरा घर पीछे छूट गया, हमारे माँ पिताजी कैसे हैं, क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। एक बूढ़ी माँ है, एक बूढ़े पिताजी हैं, एक घर में और भी नीड्स होती हैं। तो वो सब बैलेंस करके चले। और ये तो मतलब हम तो वही देखते हैं कि हमारे पिताजी नौकरी करते थे या हमारे पति नौकरी करते थे, तो वो ऐसा थोड़ी था कि परिवार को एकदम किनारे फेंक करके चल दिए। जब जरूरत है तो वो परिवार, मैं स्कूल जाती थी, स्कूल का जॉब बहुत मतलब ठीक है कि बहुत ज्यादा एंगेजिंग रहता है कि हम छुट्टी नहीं ले सकते वहां पर, क्योंकि वहां छुट्टी देने के समय वो कह दिया जाता है कि भाई आपके तो समर वेकेशंस इतने होते हैं, ये इतने होते हैं, तो बहुत लिमिटेड हम लोग को छुट्टियां मिलती थी। तो उसमें अगर घर में बच्चों को कभी जरूरत हुई तो वो मेरे पति ही आकर के वो पूरा कर देते थे। कोई बच्चा बीमार है या बाय चांस हाउस हेल्प नहीं आई, तो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो उनको खाना देना है, तो वो दौड़ करके आते थे खाना देने के लिए। तो वो अपना एक महत्व समझते थे ना, एक बैलेंस के। वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल थे, बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल रहे हैं, लेकिन बट ये चीज बैलेंस करके चलते थे। ऐसे ही जब मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे पति, जब उनका ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया जहां से उनका आना संभव नहीं था, तो फिर मैंने उस चीज को वो समझ करके जो है अपने को पीछे हटा लिया कि नहीं, तो ये एक बैलेंस बना करके तो चलना है। हम सशक्त हैं,
ये हमको पता है, हम आज भी सशक्त हैं, अगर हम इंडिपेंडेंट हैं, हम हमारे में कैपेबिलिटी से हम कभी भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन परिवार में किसको कब कहाँ कैसी जरूरत है उस चीज को बैलेंस करके एक चले कि तो हमको लगता है कि फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा सोसाइटी में। ओके, आने वाले 5 वर्षों में आप समाज में कौन सा बदलाव देखना चाहती हैं जो आज नहीं है? समाज में कौन सा बदलाव देखना चाहते हैं? जो आज के समय में हम तो नहीं है। यही कि मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं, मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ उस पे कि क्या बदलाव देखना चाहती हूँ। ऐसी बात है कि समाज- एक टाइम था जब लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाती थी। समय बदला, पिता बदले और बच्चियों को पढ़ाई करने के लिए भेजने लगे। बिल्कुल वो एक बदलाव रहा। एक समय था हाँ। लड़कियां 12वीं तक पढ़ लेती थी, शादी कर दी जाती थी कम उम्र में। समय बदला, लोगों का माइंडसेट बदले और फिर उनको उनकी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाया गया, शादी की उम्र भी आगे बढ़ाई गई। बिल्कुल आज का समय है, लड़कियां अपने हिसाब से अपना वर चुनती हैं, अपने हिसाब से जैसा आप बात कर रही हैं वैसा सारी चीज़ें कर रही हैं और इतना फास्ट हो गई हैं कि हो सकता है पति की भी उनको जरूरत नहीं है और एक पति को एक नहीं। पत्नी की भी जरूरत नहीं है। नहीं शादी करनी, आप ही नहीं बताया मुझे, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल ये तीन चीजें समय के साथ बदली हुई हैं। आने वाले 5 सालों में आपको ऐसा क्या लगता है जो आज नहीं है वो आने वाले 5 सालों में होना चाहिए? लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना हमको लगता है आज, मतलब ऐसा नहीं इंडिपेंडेंट होना, लेकिन बिल्कुल स्वतंत्र रहना। जो आज भी थोड़ा इनिबिशन है कि अरे ठीक है लड़का है बिना शादी के रह जाए, ठीक है, पर बेटी है तो हमको तो शादी करना ही, ठीक है, Yes. वो एक है। तो जो कि लड़कियां नहीं चाह रही हैं, हो सकता है वो उस समय तक पेरेंट्स मेंटली एक्सेप्ट करने लगे, समाज मेंटली एक्सेप्ट करने लगे, या ठीक है भाई बेटी है, वो अगर उसका डिसीजन है वो नहीं करना चाहती है शादी, तो ठीक है इंडिपेंडेंट रहे। तो उतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। हम फैमिली सिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन हाँ वो भी तभी जबकि दोनों की सहमति हो, तब जबरदस्ती कुछ भी नहीं। ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही। बाकी इसकी जरूरत आने वाले समय में है, क्योंकि मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, तो ये बात मैं समझ सकता हूँ। साथ ही साथ कुछ और बताइए। जी जी, इसके अलावा कुछ और? आपकी बात थोड़ी नहीं, बस मतलब ये कि हाँ समाज में बस यही एक चीज है जो कंसर्न होते हैं। बचा है, या कुछ है ऐसा जो जी हमारी आंखों से, या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं देख पा रहा, आप देख पा रही हो? नहीं, एक जो विमेन सेफ्टी का एक इशू है वो तो है, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वो उस पे तो काम करना ही होगा, और वो काम तभी हो सकता है जब थोड़ी पुरुषों की, हमको लगता है समाज की मानसिकता बदलेगी, तो जो विमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन है वो थोड़ा है। और किसी को भी एक थोड़ा लगता है, एज आप भी समझते होंगे कि आप क्यों डरते हैं कि आपकी बेटी जो है, हम बहुत स्वतंत्रता उसको नहीं दे सकते, थोड़ा वो मतलब उसके लिए थोड़ा बंधन है, क्योंकि है कुछ प्रॉब्लम्स तो है, तो वो स्टिग्मा जो है एक लगा हुआ है, वो चीज खत्म हो जानी चाहिए। मतलब जैसे मतलब दे शुड बी टेकन एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज अ दिस थिंग, समथिंग जिसको कि हम, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि क्या है। Got it. तो वो ये सब चीजें एक तो समाज में सोच के बदलाव से होगा कि जो है लोगों का सोच बदले, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हो तो उससे भी होगा। कितनी बार होता है कि ऊपर से डंडा पड़ता है तो भी लोग समझते हैं राइट कि राइट। यदि मैं आपसे एक पंक्ति में पूछना चाहूं कि कुमुद राय का आज की डेट में अस्तित्व क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए। आज की डेट में मेरा क्या अस्तित्व है। आपने इतना कुछ अचीव कुमुद राय है मतलब अस्तित्व क्या। आज की डेट में मैं पूछूं एक शब्द में कि कुमुद राय आज क्या है आप? हमको तो आप कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करेंगी अपने बारे में, ताकि
जो लोग इसको देखें तो उनको लगे नहीं भाई ये तो कुछ अलग है। हम सोच रहे थे ऐसा, लेकिन पता नहीं, मैं अपने को कभी कुछ अलग समझती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जैसे सब है वैसे मैं हूँ। आज तक तो मैंने कभी वो बात इस नजरिए से देखा ही नहीं कि मैं कुछ अलग देखिए, जी। अगर आप थोड़ी अलग नहीं होती तो अजय सिंह जी आपको संगठन मंत्री नहीं बनाते। आप थोड़ी सी अलग है ना, वो थोड़ा अलग क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट मैंने पॉडकास्ट किया बोला था। मैं आपको बताता हूँ, मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था इनके साथ, क्या नाम है आपका, तन्हा जी के साथ। तो उन्होंने मुझे विवेक एक, सिंह तन्हा। हाँ, विवेक सिंह तन्हा जी। तो वहां मुझे उन्होंने एक नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा उस महिला का, लेकिन उन्होंने बोला उन्हें हेलीकॉप्टर मैडम बोलते हैं। मैंने उनसे पूछा ये हेलीकॉप्टर मतलब क्या होता है। जी। तो उन्होंने बताया कि कोविड के टाइम में उन्होंने किसी चीज को इतना फास्ट किया कि उतना तेज तो भाई हेलीकॉप्टर ही उड़ सकता है, इसलिए हमने उनका नाम हेलीकॉप्टर मैडम रख दिया। मतलब वेरी गुड। तो वैसे ही वही वही सवाल मेरे दिमाग में आया कि जो भी टाइटल मिला है हेलीकॉप्टर मैडम का, वैसा अगर मैं कुमुद राय जी के बारे में जानना चाहूं, या ये समझिए कि अजीत जी आपको थोड़ा और जानना चाहते हैं, जो आप अपने शब्दों में उनको बताना चाहें कि भाई मेरे अंदर ये भी खासियत है जो आप अभी तक समझ नहीं, नहीं पाए। मैं तो अगर खासियत होता तो अजीत जी बता देते, अब तक आपको पता चल गया होता। जैसे हेलीकॉप्टर मैडम के बारे में पता चल गया, तो आपको वो भी पता है। मैं बहुत एक साधारण महिला हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं कि मेरे अंदर बहुत खासियत है या कोई बहुत स्पेशलिटी है। ठीक क्या है। आप ऐसा तो नहीं कर रही कि आप बताना नहीं चाहती हैं, करके दिखाना नहीं चाहती हैं नहीं ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि बस ठीक है कि हमको एक जिम्मेदारी दी गई है, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा कर लूं, हम्म। और अजीत जी जिस उम्मीद से हमको दिए हैं उस पर खरी उतर जाऊं। बस मैं तो यही सोचती हूँ। बाकी हमको नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई खासियत है। क्या दिया है अजय सिंह ने आपको टास्क, उनकी उम्मीदें आपसे क्या है? कुछ नहीं, संगठन को थोड़ा मजबूत करना, लोगों को जोड़ना, जोड़ के रखना, थोड़ा आगे बढ़ाना। कैसे कैसे तो कर रही हैं आप इसको, चलिए इसी पे बात करते हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, कैसे जोड़ रही हैं आप? अभी तो मैं लोगों से बात ही कर रही हूँ। पहले तो मैं संगठन के अंदर अब मतलब वो समझ ही रही हूँ कि किसको क्या मतलब क्या संरचना है और इसको कैसे आगे बढ़ाएं। हम्म। किस तरीके से लोगों के अंदर जो है वानर सेना के बारे में कि क्या है वो मतलब अवेयरनेस बढ़ाएं कि हाँ ये एक संगठन है और ये इस तरीके का काम करता है। तो है, बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में। देखिए जैसे बहुत सारे लोग वॉलंटियर आते हैं कि हमको जोड़ दीजिए, हमको कोई पद दे दीजिए। उनसे बातचीत करते हैं, सब करते हैं, देखिए आगे क्या जैसे होता है। जैसे किसी ने आपसे बोला कि मुझे कोई पद दे दीजिए, तो आप कैसे उसको जज कैसे करती है, और पद क्यों मांगते हैं, बिना बात पद करते के हैं, देखते काम हैं कर उसके सकते अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, क्योंकि हमारे लिए जी। हैं। पद देने की क्या जरूरत है, पहले तो बिना पद भी काम करके दिखाएं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो उनसे यही कहते हैं, देखिए वानर सेना की सबसे ज्यादा जरूरत है फंड मोबिलाइजेशन, क्राउड फंडिंग करते हैं हम लोग। हम्म। हमारा काम ही वही है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो। तो हम तो बेसिक यही पूछते हैं कि भाई आप किस तरीके से हमको उसमें मदद कर सकते हैं। उसके लिए आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, आप में एक ऐसा गुण हो कि आप अगर बोले तो 10 लोग खड़े हो जाए हमको किसी की मदद करने के लिए। उस आपका व्यक्तित्व तो बहुत प्रेरणादायी होना चाहिए, आप 10 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हम उसी पर मेनली कंसंट्रेट करते हैं। मान लीजिए कि आपने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई आप हमसे जुड़ जाइए, तो सीधी सी बात है कि आज की डेट में किसी का टाइम लेना और किसी का नेटवर्क लेना हम्म या उसकी मदद लेना अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव होता ही होता है। ओके। हम्म कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये माइंडसेट से चलते हैं कि चलो भाई 10 लोगों के साथ जुड़ेंगे, 10 लोगों के बीच में नाम होगा, कभी अपनी भी जरूरत पड़ सकती है। कुछ ऐसा होता है, कुछ लोगों को लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, और वो लोगों को जोड़ना ही इसीलिए चाहते हैं कि वो बात कर सकें। हो सकता है वो अपने घर में ना बात कर पा रहा हो, लेकिन आप लोगों से बात कर रहा हो, किसी और से बात कर रहा हो, उसको अच्छा लगता हो काम करना, समाज में बैठना। कुछ लोगों का ऐसा मोटिव हो सकता है कि नहीं भाई मुझे तो पद चाहिए, जैसा आपने बोला। तो पद जहां पर वर्ड आता है वहां पर अपने आप को विशेष दिखाने की बात होती है ऐसे। संगठन को कैसे मजबूत करें, तो उस हाँ, तो वो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका वे ऑफ वर्किंग क्या है, आप कैसे लोगों से जुड़ती हैं। जैसे कि एक होता है आपका अपना खुद का सर्कल है,
आपने उनमें अपनी बात फैलाई। दूसरा होता है एक आउट ऑफ द वे जाकर मतलब कि लोगों को जोड़ना। तो आउट ऑफ द वे जाते हैं या अपने सर्कल में ही अभी हैं आप? नहीं, मैं आउट ऑफ द वे जाती हूँ। जैसे कैसे है कि संगठन में बहुत नंबर सारे आपको, डिफरेंट। हाँ मेरी बात सुनिए, वो नंबर आपको कैसे मिलते हैं? आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करती हैं? पहला स्टेप क्या होता है आपके दिमाग में? क्योंकि सामने वाला बंदे को आप नहीं जानती ना कि वो समाज सेवा करना ही चाहता है। हम्म, हर किसी का अपना अलग अलग मोटिव होता है। हम्म। तो कैसे कैसे करती हैं आप, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, वानर सेना का तो अपना ही डेटा बेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। हम्म, बहुत लोग जुड़ते हैं, बहुत लोग इसलिए जुड़ते हैं कि मुहिम चल रही है, चलो हम जुड़ गए, ग्रुप बनते हैं, हजार हजार लोग जुड़ते हैं, हम्म, सब है। तो उसमें से बहुत लोग खुद ही मेरे को अप्रोच करते हैं, फोन आ जाता है उनका कि हमको जो है हमको करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है। या हम खुद भी इनिशिएटिव ले लेते हैं, नंबर्स उठा लेते हैं, मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, इस तरीके से बात करके पता करते हैं क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है। उसके बाद से फिर जो है अपना डिसीजन लेते हैं उस हिसाब से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके तो साथ इनको नहीं, कहाँ हम उसमें क्या रोल दे थोड़ा सकते थोड़ा सा खुलकर बात करें तो ज्यादा अच्छा, थोड़ा खुलकर बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे भी हैं। समझ में आएगा कि जैसे आपने किसी को कॉल किया, आपने उनसे हम्म, बात की, तो फिर आपको क्या हम्म। समझ में आता है? सामने वाला बंदा बस यूं ही आ गया है अपनी जान पहचान बढ़ाने? अगर वो काम करना चाहता है तो आप उसको क्या मतलब कि किस तरह से उसको कमांड देती हैं कि भाई आप अगला स्टेप ये लीजिए? और कभी कभी हम्म। ऐसा भी होता होगा कि वो पूछता होगा, मैडम आपने तो मेरा नेटवर्क यूज कर लिया, लेकिन मेरा क्या फायदा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बोला जाए कि भाई बस तुम नहीं, ऐसे भी होते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई हमने तो मदद की और हमारी तो नहीं हो रही है, तो हम्म, उनको बहुत क्लियरली कह दिया जाता है कि भाई अगर मतलब आप ये कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए मेरे से, ये एक सामाजिक सेवा संगठन है। हम्म, ये नहीं कि गिव एंड टेक वाला वो है कि आपने किया तो हम भी आपको वैसा रिटर्न करें। हम्म, ठीक है। आप मदद की भावना से आए हैं, उसी में रहिए। आपको कभी जेन्युइन आप कोई मतलब कोई जेन्युइन जरूरत होगी, लगेगा कि हाँ आप कुछ ऐसे लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं और हम पूरा कर सकते हैं, हम कर देंगे। और उसमें भी हमारे यहाँ तो ऐसा है कि सब कुछ बहुत इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं होता कि हमको बहुत इनिशिएटिव लेना पड़ता है। ओके, जैसे कोई आया कि हमारे मतलब ये तकलीफ में है, इतना फंड चाहिए, तो हम लोग तो कहते हैं कि आप ग्रुप बनाओ पहले। ठीक है। आप खुद से ग्रुप बनाओ, लोगों को जोड़ो, हमको भी जोड़ लो उसमें, और आप अपने लोगों को जोड़ो, मुहिम चलाओ। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि हम करने जा रहे हैं, करते लोग ही हैं। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है हम वानर सेना का नाम दे रहे हैं, उसकी एक विश्वसनीयता है और हम लोग भी लग जाएंगे, आप भी लगिए, लेकिन इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। आप लोगों को जोड़िए और वही लोग जोड़ते हैं। और जिसमें जो केस को लेकर के आया है, जब वो लीड करता है पूरी तरीके से और वो लग जाता है, अपने लोगों को जोड़ता है, सब करता है, आसपास गांव जान पहचान वालों को, तभी वो केस सफल भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वानर सेना के लोग लगे, हम कितने लोगों को जानते हैं, हम ग्रेटर नोएडा में बैठे हैं, हमारा ऐसा थोड़ी है कि जौनपुर में कोई केस चल रहा है तो हम जौनपुर के उसको जानते हैं। तो वहां जो बंदा केस ला रहा है उसी को करना पड़ता है, सारी इनिशिएटिव उसको लेनी पड़ती है, सब है। हम उसको जो है अजीत जी अपने पोस्ट के माध्यम से उसको डालते रहते हैं, सब करते थे, लोग देखते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं, उससे करते हैं। तो वानर सेना का काम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और उसको जो है लोगों के बीच पहुंचाना। तो वही तो ऐसा नहीं है कि हमको कोई बहुत संगठन बनाने के, संगठन तो बना हुआ है। ठीक है। लोग स्वच्छंद होकर के अपना काम करते हैं। हाँ, थोड़े बहुत स्ट्रक्चर करना है। और है कि अभी तक तो ईस्टर्न यूपी में थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको थोड़ा हम जो है अभी भी ठीक है, ईस्टर्न यूपी में है, एमपी में हमारी थोड़ी प्रेजेंस है, कुछ एक केसेस हमने झारखंड में किए हैं, तो वहां एक कुछ लोग जानते हैं। तो लोग जाने, हमारा सिर्फ ये है कि लोग जाने, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग संगठन के बारे में जानेंगे वो जुड़ेंगे और उतने लोगों की मदद होगी, बस। ओके। अच्छा, इस पर मुझे एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि जैसे आपने बोला एक संगठन के थ्रू कुछ लोगों को इकट्ठा करके काम करना समाज सेवा कहलाता है, एम आई राइट? जी। और जो व्यक्ति खुद ये एक ग्रुप बना के काम कर रहा है उसे स्वयंसेवी बोल सकते हैं आप? बिल्कुल। तो समाज सेवा स्वयंसेवी के साथ मिलकर करना ये बेटर ऑप्शन है?
या बिल्कुल। फिर स्वयं सेवी अकेला काम करे, ये एक बेटर ऑप्शन है। दोनों में क्या अगर समानताएं अगर हैं? वो कर सकता है अकेला, हम्म, समाज सेवा एक ज्यादा बड़ा रूप हो गया, और क्या है, हम भी तो स्वयं सेवी हैं, हमको किसी की मदद की इच्छा है, हम करते हैं। और अगर हमको लगता है कि इसमें और भी लोगों का जुड़ना जरूरी है, तो फिर हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं। तो उस तरीके से होता है कि वहां से हमको और असिस्टेंस मिल जाए, मदद मिल जाए। तो दोनों तो एक दूसरे के पूरे, अगर स्वयं सेवी नहीं होंगे तो समाज सेवा कैसे होगी? ओके, तो समाज सेवा में आने से पहले स्वयं सेवी बनना जरूरी है। हाँ, वो अगर मतलब वो स्वयं सेवी, तो तभी तो आदमी जाता है ना जुड़ने के लिए। मतलब वो स्वयं सेवी भी हम तभी होते हैं हम जब दूसरों के लिए फील कर रहे हैं कि हाँ भाई इसको है, हम इसको किसी तरीके से मदद पहुंचा दे, तभी तो हम एफर्ट लगाते हैं ना। हम फील नहीं कर रहे हैं, हम आंख बंद करके चले जाएंगे तो फिर कैसे होगा? तो जुड़ते ही वही लोग हैं जो स्वयं सेवी हैं। ओके, ये सवाल मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि एक अयोध्या में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजन पांडे। मैंने भी उनका इंटरव्यू लिया था और उनसे मैंने पूछा कि आप समाज सेवी हैं, समाज में काफ़ी मदद करते हैं, हमेशा पेपर में उनका नाम चलते रहता है यूपी में, तो आप संगठन बना के क्यों नहीं करते? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि संगठन मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि ऊपर से एक अलग सा प्रेशर आता है। अगर आप कोई संगठन बनाते हो, कहीं जाते हो, तो अगर कोई फंड भी रिलीज होता है तो ऊपर 80 लाख देना पड़ता है, 20 लाख मेरे पास आएगा और उस 20 लाख से मैं क्या मदद करूंगा? ये है, मतलब कि अगर हम कहीं से फंडिंग ले रहे हैं, हमारे संगठन में तो अभी तक ऐसा कोई, क्योंकि हम जो है अभी तक कोई इंस्टीट्यूशनल फंडिंग के लिए हम गए नहीं है। ठीक है, हाँ, आगे जरूर हम चाहेंगे कि हम उस स्टेज में पहुंचे कि जाए, लेकिन ये डर रहता है, बिल्कुल रहता है कि भाई अगर कोई इंस्टीट्यूशन हमको फंड करेगा तो वो अपने एजेंडाज के साथ करेगा। राइट। तो हमको उसको स्टिक करना पड़ेगा कि जो है, हाँ ठीक है, हम फंड दे रहे हैं तो वो फंड कहाँ रिलीज होना चाहिए, किन किन मौकों पे रिलीज होना चाहिए। तो हमारी एक इंडिपेंडेंस चली जाएगी, जो हम अभी इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले लेते हैं, तो वो इंडिपेंडेंस हमारी चली जाएगी। तो एक वो डर तो है ही, लेकिन अभी तो हम लोग अभी बहुत छोटे स्तर पे हैं, अभी उतनी दूर तक तो हम लोग सोचे ही नहीं है। अभी 3 साल तो हुआ हमारे, मेरे ख्याल से 3 या 4 साल हमारे संगठन को रजिस्टर हुए, और अभी तक हम लोगों ने कभी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग की कोशिश की भी नहीं। और हमारा जैसा चल रहा है, बल्कि अजीत जी कहते हैं, जो स्वयं सेवी की बात कह रहे हैं, तो अजीत जी तो हमेशा कहते हैं कि मदद करो, चाहे संगठन में रह के करो, चाहे बाहर करो, लेकिन मदद करो। अगर तुम्हारे अगल बगल आस पास कोई परेशान है, तुम किस तरीके से भी मदद कर सकते हो, करो उसको। जैसे भी जो है तुम उसको किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हो, उसकी तकलीफ को कम कर सकते हो, तो जरूर करो, जैसे भी सक्षम। तो बस ऐसा नहीं है कि आपको संगठन के अंदर ही रह के करना है, संगठन के बाहर भी रह के कीजिए, बस लोगों की मदद होए। बेसिक भावना वानर सेना का तो बेसिक विचार यही है कि लोगों की मदद होनी चाहिए। जो वानर सेना के साथ आकर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, वानर सेना के सिद्धांतों को जी रहा है, लाइक आपका रायबरेली का केस, आपके जवान से भी मैंने वही बात सुनी जो आपके तन्हा जी ने भी बोला। तो उनके अंदर ऐसा क्या है जो वानर सेना के सिद्धांतों से मैच कर गया, और ऐसे कितने लोग खुद चलकर आते हैं और आपके साथ जुड़ जाते हैं? ये खुद चल के आते हैं और आपके साथ जुड़ जाते हैं, सिर्फ उनको वानर सेना का हाँ, चाहिए, बाकी वो तो उस युवक का जज्बा है, उसका एक एंथुसियाज्म है। मतलब और वो जज्बा, वो एंथुसियाज्म है, उसको इतना टाइम डिवोट करने को मोटिवेट करता है। उसके में तो हम वही जज्बा देखते हैं जो कि अजीत प्रताप जी में है, लगे हुए हैं दिन भर एक ही मिशन के साथ लगे हुए हैं कि हमको लोगों की मदद करनी है। और ये ऐसा नहीं कि कुछ भी दिखावटी है, बहुत मतलब वो संवेदना लाना, वो उतना सोचना दूसरों के लिए, तो वो सबके अंदर नहीं होता है कि हम इतना टाइम डिवोट कर दें, अपना इतना अपने को समर्पित कर दें सिर्फ इसलिए कि दूसरों की मदद हो जाए। तो मुझे, जैसे कि मैंने समाज में एक चीज देखी है कि किसी को ना कोई चीज जितना आसानी से मिलती है उसकी कद्र नहीं करता वो, और आपको ऐसा नहीं लगता कि वानर आपकी आवाज ना कट गई। ओके, मैं ये बोल रहा हूं कि
मैंने समाज में अक्सर ये देखा है कि किसी को कोई चीज अगर आसानी से मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं करता वो। एग्जाम्पल के तौर पे, जी जैसे आपने इतने सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, सामने वाले को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना पैसे आ जाएंगे, लेकिन आ गए। आपने उसको एकदम फ्री विल में जाके दे दिया, उसको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, बस वो आपके पास आता है, अपनी बात बताता है, आप उसको अपने तरीके से प्रचार करते हैं, राइट। इन दैट केस आप मुझे ये बताइए कि जब आप लोग इतनी आसानी से सारी चीजें पब्लिक को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ क्या कि हम, फील नहीं हुआ कि आसानी से मिल गया हाँ, उनको आसानी से और मिल उसको रही है, इसकी वो कीमत वानर नहीं सेना का उतना मतलब वैल्यू नहीं कर रहा है, उनका काम हो गया, फिर वो आपको पूछा नहीं कभी दोबारा। या तो कोई क्या बहुत ज्यादा करेंगे हम। डीप डीप अगर कोई बहुत ज्यादा डीप मतलब बोलते हैं ना पेन में हो और आप उसको सपोर्ट कर दे तो वो आपको याद रखेगा। कभी कभी ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, डीप पेन लेने के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आता, चलो 3-4 महीने बाद भूल गया कौन थी वानर सेना, नहीं पता। हम कभी उनसे पूछने भी नहीं जाते हैं कि आप याद किए नहीं किए, याद किए खुद से जुड़ गए किसी मुहिम में, हम्म। नहीं किए। हमारे पास जुड़ने के लिए बहुत लोग हैं, खुद से मतलब स्वतः ही आते हैं इतने सारे लोग कि हमको जुड़ना है, हमको जुड़ना है। हम तो जब बात करते हैं लोगों से तो हमको बहुत आश्चर्य होता है कि वानर सेना जो है ईस्टर्न यूपी में बहुत प्रोमिनेंट है। जौनपुर, बनारस, आजमगढ़, हम्म। देवरिया और गोरख, मतलब इस एरिया में, अयोध्या, बस्ती में लोग जानते हैं इसको। लेकिन दूर बिहार के एक शहर में कोई बोलता है, जबकि जो है हम तो बहुत दिनों से देख रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लगा, और हम तो पहले 6 महीने देखे, आपको ऑब्जर्व किए कि आप लोग करते क्या है, और उसके बाद मुझे बहुत है तो मुझे जुड़ने की इच्छा हुई। वैसे कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग बोल देते हैं कि भाई हम लोग जोड़ रहे हैं, आप लोग नंबर दीजिए अपना, फिर उन नंबरों से हम लोग बात करते हैं, सब करते हैं। तो इतना एंथुजियास्टिकली लोग करते हैं, तो हमको ये नहीं लगता हमको जा करके किसी से क्या पूछना कि जो है आप हमने जो किया उसका एहसान मान रहे कि नहीं मान रहे। नहीं नहीं, हमने मैं अपना मैं काम वो किया, हम बात नहीं आगे कर बढ़ रहा, गए। मैं वो बात नहीं कर रहा, इसको मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ आपको। दूसरे तरीके से इस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आपने बिहार के चुनाव की बात की, वहां पर 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उनका एक बैकग्राउंड है। एक है खेसारी लाल शत्रुघ्न यादव, जिनका उनका नाम असली नाम ये है। दूसरा है मैथिली ठाकुर। ये दोनों, मैथिली ठाकुर। सॉरी, मैथिली हम्म ठाकुर, ये दोनों हम्म सेम बैकग्राउंड के हम्म आसपास से आते हैं। एम आई राइट? हम्म। इनका इनका सिर्फ एक पर्टिकुलर, मतलब कल्चरल फील्ड से आ रहे हैं। यस 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 यस। तो अब ये आ रहे हैं, इनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो रही है। हम्म वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी कि नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। 14 नवंबर को पता चलेगा हमें। हम्म मैं ठीक हम्म उसी प्रोस्पेक्ट पे पूछ रहा हूं कि वानर सेना का अपना एक संगठन बन चुका है, कुछ नाम बन चुका है, कुछ काम दिख रहा है। ये ठीक उसी तरह से है कि बस आप सामने गए, आपके लिए लोग देखकर खुश हो जा रहे हैं। वो हो सकता है 1 सेकेंड का फ्रिक्शन हो कि नहीं भाई ये तो बहुत अच्छा काम है, हम बात करके देखते हैं। और उसके बाद वो जो वोट की उम्मीद है, संगठन बड़ा कैसे होगा? संगठन बड़ा तब होगा जब लाइक माइंडेड पीपल एक साथ आ जाएं और सब मिल के काम करें, तब दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होगी। बिल्कुल। ठीक है, मैं उसी बात को ध्यान में रखकर ये सोच रहा हूं और ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने 3 साल से वानर सेना में काम किया है, वानर सेना के काम को देख रहे हैं। हजारों लोग आए होंगे, सैकड़ों लोग निकल गए होंगे। वो सैकड़ों लोग जो निकल गए और जो हजारों लोग आए, उनके बीच में जब आप फिल्टर लगाएंगे तो क्या निकल के आता है? वानर क्या सेना, निकल के आता है। हाँ, वानर सेना आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, इतनी अच्छी संस्था है जो बिन, वानर सेना बिल्कुल आगे बढ़ रही है। हाँ नहीं मतलब मैं, आप देखिए, आप सोशियोलॉजी को पूरा अच्छे से समझ रहे हैं। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं आपकी इतना, जितना आप सोशली आप उस चीज को जज कर पा रहे हो। ठीक है, मैं बस उससे कुछ सार निकालने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, लोग ठीक है, मतलब
हम ये नहीं कहेंगे कि लोग निकल रहे हैं या लोग आलोचना कर रहे हैं तो इससे वानर सेना बढ़ नहीं रही है। वानर सेना बिल्कुल बढ़ रही है और लोग जुड़ना चाहते हैं, स्वतः जुड़ना चाहते हैं, हमको लगता है। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा आपसे, वानर सेना किस संघर्ष का प्रतीक नजर आता है आपको? वानर सेना किस संघर्ष का? वानर सेना भाई समाज के ही संघर्ष का प्रतीक है कि समाज में गरीबी है, उसके कारण लोग जो है सक्षम नहीं है कि, या फिर बहुत सारे जो हमको तो सबसे मतलब लोगों के पास सुविधाएं नहीं है जिससे वो अपना इलाज करा सके, कुछ कहते हैं। संघर्ष तो वही है कि इनकेपेबिलिटीज जो लोगों की हैं उसके कारण वानर सेना है, उसी का प्रतीक है कि हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, ये सब हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जो है वानर सेना जैसी ऑर्गेनाइजेशन है कि बीच में आकर के उस चीज को थोड़ा मिटिगेट करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही है। तो क्या आप सुविधाओं की कमी, सॉरी, तो क्या आप गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं उसके तहत अगर कोई आता है तो उससे भी आप सपोर्ट करवाते हैं अपने इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंगली? बिल्कुल, हम लोग तो पूछते ही हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड है, हाँ, आवाज आयुष्मान कार्ड है, तो हम लोग तो कोई भी केस आता है तो हम लोग पहले यही पूछते हैं कि आपके पास है कि नहीं है आयुष्मान कार्ड। जी, फिर जो है कितनी बार हम लोग कोशिश भी करते हैं कि आयुष्मान कार्ड बन जाए, अगर नहीं है तो फिर हम लोग को उसकी जो है मतलब डिफिकल्टीज भी समझ में आती हैं, क्या डिफिकल्टी है, क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या है। तो ये सब चीजें हैं, तो वो हम लोग इवन गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे फंड्स है, सीएम फंड है या एमपी फंड है या एमएलए फंड है, हम लोग उससे भी चाहते हैं कि जो है लोगों को सहायता मिल जाए, तो उसके लिए भी हम लोग अप्रोच करते हैं। तो जो है तो हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अगर कहीं उन पॉलिसीज से उस बंदे को मदद मिल रही है और हम करा सकते हैं, उस गैप को फुलफिल कर सकते हैं, तो हम जरूर करने की कोशिश करते हैं। ओके, कुमुद राय जी, आपके विचार और आपका अनुभव न सिर्फ इस मंच के लिए बल्कि हर उस महिला, हर उस पुरुष के लिए प्रेरणा है जो अपने भीतर की ताकत को पहचानना चाहता है या चाहती है। 7 टीवी भारत की ओर से हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं कि आपने अस्तित्व के पहले अध्याय को इतनी गरिमा और गहराई दी। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, महिला हो या पुरुष, इस मंच से उसको आवाज देना और समाज को यह एहसास कराना कि बराबरी कोई एहसान नहीं है, ये एक अधिकार है। अंत में मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा, हर घर, हर मन और हर संस्था में एक अस्तित्व छिपा है, उसे पहचानिए, सुनिए और सम्मान दीजिए। कुमुद जी, आप हमारे शो में आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।